गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 8 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है जो कंपाउंड की ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इवेल्युएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द मेटल। यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा वो थर्मोडायनेमिकली वो स्टेबल होगा। स्मॉलर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड, स्टेबलर इज इट्स कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 इन किलोजूल पर मोल निकल हमारा है, और यहाँ प्लेटिनियम यानी Ni2 और P2 कंपाउंड्स का अगर हम डिस्कस करें तो 2.49 इंटू 10⁻³ है, और प्लेटिनियम में 2.66 इंटू 10⁻³ है। तो इससे डेटा से हमें ये पता चला कि Ni2 कंपाउंड्स, निकल 2 कंपाउंड्स मोर स्टेबल है देन प्लेटिनियम 2 कंपाउंड्स। और इसी तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन 4 किलोजूल पर मोल ये हम डिस्कस करें निकल और प्लेटिनियम का, तो 8.80 इंटू 10⁻³ है निकल के केस में, और प्लेटिनियम में 6.70 इंटू 10⁻³ है। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि प्लेटिनियम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड्स, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 + 4 कम है प्लेटिनियम की एज कम्पेयर टू निकल। तो टोटल जो किलोजूल पर मोल में है 11.29 इंटू 10⁻³ एंड प्लेटिनियम 9.36 इंटू 10⁻³। तो इससे हमें पता चला कि जो निकल 2 कंपाउंड्स हैं वो मोर स्टेबल है देन प्लेटिनियम 2 कंपाउंड्स, एंड प्लेटिनियम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जो हम स्टेबिलिटी देखते हैं कंपाउंड की वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो ये हम देखते हैं मेटल जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब वो गैसियस में चेंज होता है, तो कौन सी एनर्जी लगती है? सब्लिमेशन एनर्जी, और वी कैन से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर मेटल पॉजिटिव गैसियस में जब चेंज होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जब निकालने में जो एनर्जी लगती है फ्रॉम अ लूजली बॉन्डेड गैसियस मेटल एटम टू कन्वर्टिंग गैसियस पॉजिटिव आयन, तो क्या लगती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो जो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयन, हाइड्रेटेड आयन जब बन जाता है एम पॉजिटिव एक्वस, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये डेल्टा TH इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर है ऑफ डेल्टा TH, यानी सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का। क्वालिटेटिवली जो स्टेबिलिटी जो है ट्रांजिशन मेटल आयंस की इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा के बेसिस में डिटरमाइंड होती है। तो जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑफ द इलेक्ट्रोड, उतना ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की इन द एक्वस मीडियम। तो इस तरह से ये हमारे पास डेटा दे रखा है E0 M2+/M, यानी ये जो 2+ जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और मेटल के फॉर्म में अगर जाना चाहे तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं यहाँ पे -1.63, -1.18 वेनेडियम का, क्रोमियम का -0.91, मैंगनीज -1.18। तो यहाँ पे एकदम से बड़ा यहाँ पे मैंगनीज के केस में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि M2+ जो है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की एक्वस मीडियम में। फिर उसके बाद -0.44 कोबाल्ट का फिर यहाँ पे कम होता गया, और कॉपर का यहाँ पे क्या पॉजिटिव में 0.35। तो इन डेटा से हमें क्या पता चलता है? ट्रेंड्स इन द M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि कोई भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है E0 वैल्यूज़ का, M2+/M की वैल्यू का, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ का। दिस इज बिकॉज देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज IE1 + IE2 और सब्लिमेशन एंथैल्पी कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करती। जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज along the series due to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpy। तो हम देख रहे थे जो जनरल ट्रेंड हो रहा था
टुवर्ड्स लेस नेगेटिव हो रही थी इनर्ट की वैल्यूज अलोंग द सीरीज। ये किस वजह से? जनरल इंक्रीज हुआ इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। हमने देखा कि मैंगनीज, निकल और जिंक के केस में मोर नेगेटिव वैल्यूज थी इनॉट की देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, क्योंकि ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल डी सबशेल यानी D5। Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? D5 इन Mn2+ और कम्प्लीटली फिल डी सबशेल इन D10 इन Zn2+। इसलिए हमने देखा कि एक्सपेक्टेड ट्रेंड से इनॉट की वैल्यूज फॉर मैंगनीज, निकल, जिंक ज़्यादा नेगेटिव थी। ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है निकल का टुवर्ड्स इनॉट वैल्यू फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी इसकी डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, इस वजह से एक्सेप्शनल बिहेवियर निकल का है। हमने देखा था कि कॉपर की वैल्यू जो थी इनॉट की वो पॉजिटिव में थी। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड्स, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ। और रीज़न क्या है इसका कि कॉपर जो है पॉजिटिव इनॉट वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि जो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन वो इट वाज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इस वजह से जो पॉजिटिव इनॉट वैल्यू है कॉपर के लिए। ट्रेंड्स इन द M3+/M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ऑन अकाउंट फॉर वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ Zn2+। तो हमने देखा कि Zn2+ आयन D10 कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उसकी हाईएस्ट वैल्यू है Zn की। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट टू चेंज इट इनटू +3 स्टेट, इसलिए वो +3 स्टेट में जाना नहीं चाहता। Zn2+ ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, इसलिए वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो +2 Zn2+ की ज़्यादा स्टेबल है। Comparatively high value of E0 M3+/M2+ shows that M2+ is very stable, which is a count of stable D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M2+। इसी तरह M2+ जो है D5 कॉन्फ़िगरेशन है और वो भी ज़्यादा स्टेबल है, वो भी M3+ में जाने का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है उसमें। कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ E0 Fe3+/Fe2+ on count of extra stability of F3+, that is low third ionization enthalpy of Fe. The comparatively low values for vanadium is an account for the stability of V2+ ion due to its half-filled T2G3 configuration, जो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम की किस वजह से? अकाउंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ V2+ आयन हाफ-फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्मोकेमिकल डेटा दे रखा है किलोजूल पर मोल फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे ये दे रखी है हमारे पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यूज टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के केस में दे रखी है वैल्यूज़, और E0 की वैल्यूज़ दे रखी है इस तरह से। तो इस तरह से हमें रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो रिपेल्ड होते हैं उन्हें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। पैरामैग्नेटिक किस वजह से होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ई सच हैविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। फॉर द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इफेक्टिवली क्वेंच्ड हो जाता है एंड हैज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही हमें मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है। स्कैंडियम 3+ कॉन्फ़िगरेशन 3d0 यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी नहीं शो करेगा। इसी तरह 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम 3+ में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे को शो है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू √n+2, जहाँ पे स्मॉल n क्या है? नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट इन यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट किससे बढ़ता है? इंक्रीजिंग नंबर अनपेड, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। तो ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए। Thus the observed magnetic movement gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom, molecule or ion.